नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। जेएनयू की पूर्व छात्रा शेहला रशीद के खिलाफ उनके पिता अब्दुल रशीद शोरा ने शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना है कि बेटी शेहला उन्हें मौत की धमकी दे रही है। अब्दुल ने शेहला के खिलाफ जांच की मांग की है। अब्दुल शोरा के मुताबिक शेहला कुख्यात गतिविधियों में शामिल है। वो कहते हैं कि मेरे घर में कुछ इस तरह की एंटी नेशनल एक्टिविटीज चल रही है और इसके बाद ही मैं शिकायत दर्ज कराने पर मजबूर हुआ। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मेरे घर से राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। उन्होंने शेहला के बैंक अकाउंट की जांच की मांग की है। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को लिखे पत्र में अब्दुल रशीद शोरा ने दावा किया है कि शेहला ने कश्मीर केंद्रित राजनीति में शामिल होने के लिए कुछ कुख्यात लोगों से 3 करोड़ रुपए नकद लिए। और इस बीच आपको बता दें कि पिता के आरोपों पर अब शेहला रशीद भड़क गई हैं और उन्होंने कहा है कि परिवार में ऐसा नहीं होता जैसा कि मेरे पिता ने किया है। वो ये कह रही कि ये सिर्फ एक परिवार का मामला है। मेरे साथ साथ मेरी मां और बहन पर भी बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। ये शेहला रशीद ने अपने पलटवार में कहा है। उनका कहना है कि वो अपनी पत्नी यानी कि मेरी मां को पीटने वाला एक नापाक आदमी है। हमारे विरोध की कार्रवाई पर यह स्टंट किया है। अपने बचाव में शेहला रशीद आई है। उनका कहना है कि जो भी आरोप उनके पिता ने लगाए हैं वो सारे के सारे आरोप गलत हैं। उनका कहना है कि पिता के ऊपर घरेलू हिंसा का केस दर्ज है और उन्हीं आरोपों का बदला, उस केस का बदला लेने के लिए ही इस तरह की बयानबाजी पिता कर रहे हैं। तो एक तरफ पिता आरोप लगाते हैं शेहला रशीद पर कि वो एंटी नेशनल हैं। वो साफ तौर पर कहते हैं कि हमारे घर से एंटी नेशनल गतिविधियां चल रही हैं। वो ये भी कहते हैं कि कश्मीर में युवाओं को बरगलाने के लिए, अलगाववाद के रास्ते पर डालने के लिए शेहला रशीद को विदेशों से फंडिंग होती है। वो ये भी कहते हैं कि यूएस में बैठे हुए कुछ अलगाववादी शेहला रशीद को फंडिंग करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि ऐसे लोग जो कि एनआईए के रडार पर हैं, जिन पर धन शोधन और टेरर फंडिंग के आरोप हैं, उनकी जांच चल रही है, उनसे शेहला रशीद को 3 करोड़ का फंड मिला। इस तरह के आरोप शेहला रशीद के पिता ने लगाए हैं। हालांकि क्या ट्वीट किया है शेहला रशीद ने वो भी मैं आपको दिखा रहे हैं अपने बचाव में। वो कहती है कि वो पत्नी को पीटने वाला और एक अपमानजनक नापाक आदमी है। वो इसे घरेलू हिंसा का मामला बता रही हैं। वो कह रही हैं कि मेरे पिता घरेलू हिंसा करते हैं और जब इसका केस उन पर दर्ज कराया गया था उसके बाद से ही वो हमारे खिलाफ हो गए। उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है और ये स्टंट उसी का हिस्सा है। वो सिर्फ इसे एक स्टंट बता रही हैं शेहला रशीद। मैंने कहा कि मुझे उन्होंने 3 करोड़ रुपए ऑफर किए थे। ये समझ लो एक दक्षिणा थी पार्टी में आने के लिए। तो मैं डीजी साहब को भी मैंने बता दिया कि मेरी रेजिस्टेंस के कारण ही शायद मतलब मैं कहीं असली राग को छू गया इनकी, तब जाके ये इतना वायलेशन किया इन्होंने। यहाँ तक कि देखिए ना, बाप के ऊपर चार्जेस लगाना। इन्हें बाप को डोमेस्टिक वायलेंस के केस में घर से बाहर निकाला है। तो बेटी ही के खिलाफ मैंने बोला होगा ना, तो जब बोला तभी घर से बाहर निकाल दिया। और वहीं शेहला रशीद पर पिता के आरोपों के बाद बीजेपी विधायक रविंद्र रैना क्या कह रहे हैं, जरा वो देखते हैं। जब शेहला रशीद के पिता ने ये सारा काला चिट्ठा इनका उजागर किया है तो सारी दुनिया के सामने सच सामने आया है। कश्मीर घाटी को हमेशा से ही अलगाववादियों ने, आतंकवादियों ने, टुकड़े टुकड़े गैंग के नेताओं ने और पाकिस्तान के समर्थक कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं ने कश्मीर को लहूलुहान किया है। आम कश्मीर की जनता को कत्ल किया गया है और पाकिस्तान से पैसे लेकर कश्मीर के अंदर इन लोगों ने दुकानें सजाई हुई हैं। देखिए, जो उनके पिताजी द्वारा आरोप लगाया है, मुझे लग रहा है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं उसका एक साक्षी हूं। अगर मैं यहाँ कैंपस में देखूं, ऐसे यूनियन की मीटिंग में और खासतौर से जब हम लोग साथ में काम करते थे तो ऐसे ऑफर मिलते थे। अब ये जो बाहर के फंड से मिल रहे हैं, वो कौन फंड दे रहे हैं? और मुझे पूरा विश्वास है कि वे वही लोग होंगे जो देश में अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं, जो देश के दुश्मन। और जिस तरीके से उनके पिताजी ने बोला है, आज यह सच हो गया कि दूध का दूध क्या है, पानी का पानी क्या है। और यह पूरा मुद्दा हम लगातार 2015-16 से कैंपसेज में देश के सामने उठाते हैं, तब हम लोग का कोई विश्वास नहीं कर रहा था।
तो शेला रशीद पर उनके पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं और इन आरोपों के साथ ही अब सियासत और खासतौर पर जम्मू कश्मीर की जो सियासत है वो गर्मा गई है, क्योंकि शेला रशीद के पिता वो कह रहे हैं कि वो देशद्रोही है, बल्कि वो ये भी आरोप लगाते हैं कि अलगाववाद के रास्ते पर कश्मीर के युवा को ले जा रही है शेला रशीद। यहीं से इन आरोपों से ही कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले वो सवाल, उसके बाद हम जाएंगे डिबेट पे और शेला रशीद के पिता भी हमारे साथ होंगे जिन्होंने आरोप लगाए हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि पिता ने आखिरकार शेला रशीद को क्यों कहा देशद्रोही? क्यों उन्होंने कहा कि मेरी बेटी एंटी नेशनल है, देशद्रोही है? क्या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं शेला रशीद? क्योंकि जो पिता आरोप लगा रहे हैं उससे तो यही बात इसी ओर इशारा मिल रहा है। क्या टेरर फंडिंग की रकम से शेला रशीद को 3 करोड़ रुपए मिले हैं? क्या कश्मीर के युवाओं को अलगाववाद की ओर धकेल रही है शेला रशीद और उसके लिए इसी विदेशी फंडिंग का सहारा ले रही हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि बाप बेटी की लड़ाई, पिता पुत्री की लड़ाई आखिरकार देशद्रोह पर क्यों आई? इन तमाम सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मेरे साथ, मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ खुद शेला रशीद के पिता अब्दुल राशिद शोरा साहब मौजूद हैं, जिन्होंने ये सीधे तौर पर आरोप अपनी बेटी पर लगाए हैं, और वकार एच भट्टी कश्मीरी एक्टिविस्ट वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन मैं पहले सीधा अब्दुल राशिद शोरा साहब के पास चलूंगा। शोरा साहब, आप अपने आरोपों की गंभीरता को समझ रहे हैं। आपने एंटी नेशनल यानी कि देशद्रोही होने का आरोप लगाया है अपनी बेटी पर। इन आरोपों का मतलब ये है कि क्या एजेंडा है इसका कश्मीर पॉलिटिक्स में आने का। कम से कम मुझे बताए, आपको ना बताए मुझे बताए क्या एजेंडा है इसका। अचानक ये आसमान से निकल के ज़मीन पे आके गिर गई। कहाँ ये नेशनल पॉलिटिक्स में अपना नाम और शोहरत कमाई थी, वो खाक में मिला दी कश्मीर में आके। क्या एजेंडा है इसको? पंचायती इलेक्शन लड़ना है, जिस तरह बाकी पार्टियों ने 370 और 35A को छोड़कर अब पंचायती इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। क्या यही पॉलिटिक्स है? यही इसका लेवल ऑफ पॉलिटिक्स है? अगर ये वही करने जा रही है तो बताए क्या करने जा रही है, कहाँ ये थी और कहाँ आ गई। मेरी चिंता है 2017 से शुरू हो गई है, जब से कश्मीर पॉलिटिक्स में आ गई है। उससे पहले मुझे इसके साथ कोई किसी तरह का एतराज, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, कोई क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी नहीं था। ये बिल्कुल परफेक्टली प्लेस्ड थी, नेशनल मेन स्ट्रीम में थी, मुझे कोई उसमें एतराज नहीं था। शोरा साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आपने चूंकि आरोप लगाया है कि एंटी नेशनल होने का आरोप लगाया है, देशद्रोही होने का आरोप अपनी बेटी पर आप लगा रहे हैं, क्या ऐसी बातें आपने नोटिस की कि आपको ये आरोप लगाना पड़ा और बाकायदा शिकायती पत्र लेकर आपको कश्मीर के डीजीपी के पास जाना पड़ा? क्या ऐसा नोटिस आपने किया? देखिए, मैंने वर्ड यूज किया है, कल से मैं कह रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी इलीगल एक्टिविटीज में शामिल है। अब ये इलीगल एक्टिविटीज कैसे मेरे मन में आ गई? देखिए, आपके लिए एक क्लियर सा मैं मैसेज दे रहा हूं जी कि जिस पार्टी को इसने ज्वाइन किया था उसके 3 पैटर्न्स हैं। एक ज़हूर वटाली, रशीद इंजीनियर और आसिफ पीरजादा साहब, जो इस वक्त प्रेसिडेंट है, एक्टिंग प्रेसिडेंट है, ठीक है, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के। तो उस 3 पैटर्न्स में से 2 इस वक्त NIA की कस्टडी में है। आप सबको पता है, मुझे भी सुनने में आ गया है कि वो टेरर फंडिंग के केस में बंद है। तो मुझे नहीं पूछना अपनी बेटी को आप क्या कर रही है उनके साथ, ठीक है ना? मेरे पूछने पे मेरे ऊपर केस डाला जाएगा। तो मैं आपके सामने आ गया, मेरा कोई और रास्ता नहीं था। नहीं, मतलब कुछ तो आपने ऐसा नोटिस किया होगा ना। मतलब आप अगर कोई किसी पर आरोप लगाता है तो कुछ तो ऐसा आप नोटिस करेगा ना कि भाई क्यों एंटी नेशनल है। क्या ऐसा कुछ आपने देखा कि इस तरह के लोग घर पर आते हैं, इस तरह की कोई गतिविधियां होती हैं, कोई फंडिंग होती है, कुछ बाहर से आ रहा है, कुछ पाकिस्तान कनेक्शन है, क्या है? मतलब कुछ तो बताइए। देखिए शक कैसे पैदा हो गया है। ये बार बार कहती है कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, बेरोजगार हूँ, ठीक है जी। इन्होंने मेरे ऊपर जो कोर्ट में केस डाला है उसमें उन्होंने राइटिंग में ये बात एंडोर्स की है कि शहला और इसकी बेटी अनएम्प्लॉयड है, ठीक है जी। आप उस केस के कंटेंट्स पढ़ लो, उसमें इन्होंने मुझसे मेंटेनेंस भी मांगा है,
ठीक है सर। नहीं, लेकिन सुनिए, आप ये जो लेकिन शेला अनएम्प्लॉयड वाला क्या कहती चक्कर है? ठीक बता है, रही है, आपके आरोप मैंने सिकड़बाजी तो सुने ये सर। कर रही है। अब्दुल साहब, आपके आरोप मैंने सुने, लेकिन शेला इन आरोपों पर क्या कह रही है वो भी तो उनकी बात भी रखी जानी चाहिए। वो कह रही हैं कि आप अपनी पत्नी को पीटते थे, वो नापाक शब्द का इस्तेमाल करती हैं आपके लिए। वो कहती हैं कि डराते थे, धमकाते थे, बाकायदा केस दर्ज है आपके अगेंस्ट, घरेलू हिंसा का केस दर्ज है, इसीलिए आप इन आरोपों के साथ अब सामने आ रहे हैं, इस तरह के एलिगेशंस लगा रहे हो, तो ये कहती हैं। अब आप खुद ही बता दो, एक शादीशुदा जोड़े के साथ कौन से नापाक ताल्लुकात हो सकते हैं? समझ गए ना आप? नापाक शब्द इसने जो वर्ड यूज किया है ना, तो 37 साल मेरे इसकी माँ के साथ रिलेशनशिप में कैसे निकले हुए हैं। 37 साल से हमारी शादी के केस हुआ था कि नहीं हुआ था? बंधन में है। आपके अगेंस्ट केस कराया गया था कि नहीं कराया गया था? केस कब हुआ था? आप देखो ना, केस किया था डोमेस्टिक वायलेंस का। ये देखिए, उसको अपीलिएट कोर्ट ने रिजेक्ट किया, खारिज किया। ये है उस कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट कॉपी, और उस कोर्ट के ऑर्डर को आप पढ़ लीजिए। वो थर्ड मुंसिफ जज जो है, मुझे सुने बगैर मुझे वो खतरनाक क्रिमिनल डिक्लेयर करे। तो केस में क्या फैसला आया? केस में क्या फैसला आया? एक्स पार्टी डिसीजन है वो। केस में क्या फैसला आया? आपके हाथ में आया? केस में फैसला ये है ना, मैं दिखा रहा हूँ ना। हाँ, बताइए, यहाँ से दिखेगा मेरे नहीं हाथ मुझे। में आ गया कि इसको, आप मुझे मोटी मोटी बात बता दीजिए, जज ने क्या कहा आपके फेवर में? आपके पास ऑर्डर है, मुझे यहाँ से इतना दूर से दिखेगा नहीं। मोटी बात यह है कि जज ने कहा कि आपको बाइज्जत इसको जरा, इसका ये रिबाउंड हो रहा है, साउंड रिबाउंड हो रहा है। अच्छा, आपका ये भी आरोप है कि आपको धमकाया गया, जान से मारने की धमकी आपको दी गई, आपके इस तरह के भी आरोप हैं। ये कब हुआ? पहले एक बात का आप सुन लीजिए ना। हाँ, ये बताइए। जो ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जज ने मुझे कहा है कि आप अलग से ग्राउंड फ्लोर में रहेंगे। अच्छा, इको ठीक करा दीजिए प्लीज, ठीक है, डिस्टर्बिंग है काफी, इको ठीक करा दीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद आप गए घर, फिर क्या हुआ? तो एक तो मुझे रेस्टोर किया है ग्राउंड फ्लोर में। उसके बाद देखिए ना, इसी ऑर्डर में एसएचओ कंसर्न के ऊपर एक नोट है कि एसएचओ को मुझे ग्राउंड फ्लोर में रेस्टोर करना है, और बाकी फैमिली को फर्स्ट फ्लोर में रेस्टोर करना है। तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं एसएचओ को पहले सीधे रिपोर्ट करूं। ठीक है। मैं एसएचओ के पास गया जी, तो उसने आनाकानी करनी शुरू कर दी। वो मुझे कह रहा है कि ये हमारा डोमेन में आता ही नहीं है। वो उल्टा शैला को फोन कर रहे हैं कि आपके डैडी ने कोर्ट से ऑर्डर लाया है घर जाने का, क्या करना है? जैसे चीफ जस्टिस से इनको इंस्ट्रक्शन रखना है। फिर तो मुझे लगा कि मुझे जस्टिस नहीं मिलने वाला है। मैंने एसएचओ को कह दिया कि मैं खुद ही घर, इस ऑर्डर की बिना पे खुद ही घर चला जाऊंगा। ठीक है। फिर आप घर गए, फिर क्या हुआ? कुछ बीच में सफर का था थाने से घर तक। मैं घर चला गया। इसका जो 2017 से बॉडीगार्ड है ना, साकिब नाम का, अच्छा, तो वो दरवाजे पे खड़ा मिला मुझे तीन लोगों के साथ, विद वेपन था वो जी। और उसने मुझे सीधा धमकी दे दिया कि इस घर में घुसने की हिमाकत नहीं करना। अच्छा, आप अपनी शिकायत लेकर अब डीजीपी तो के मैं पास सीधा चला गया और डीजी साहब को जम्मू में मिला। तो जो आपने शिकायत दी है उनमें क्या क्या आरोप आपने लगाए हैं? क्या क्या आरोप हैं? एक मोटा आरोप तो आपने कहा एंटी नेशनल है मेरी बेटी, वो एंटी नेशनल गतिविधियों में शामिल है। और क्या क्या आरोप हैं, क्या क्या एलिगेशंस हैं आपके? नहीं, ये इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है,
और मेरे घर में इस तरह की एक्टिविटीज को स्टॉप किया जाए और मुझे पर्सनली सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। तो आपको खतरा है, आपको अपनी जान का खतरा है क्या अभी भी? बिल्कुल 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 खतरा है। तो आपको क्या क्या वहां से आश्वासन मिला, क्या कहा उन्होंने आपकी शिकायत पर? डीजी साहब मेरे ऊपर बहुत मेहरबान हो गए। उन्होंने मुझे हर तरह की सहायता देने का एश्योरेंस दे दिया। नहीं, जैसे अब आप ये कह रहे हैं कि आपका 37 साल की आपकी जो फैमिली लाइफ है, तो अचानक ऐसा फिर इन 37 सालों के दौरान क्या हो गया कि आपके अगेंस्ट केस दर्ज कराना पड़ गया शैला को? ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, अगर 37 साल तक ये रिलेशन चली है और इतने जबरदस्त सीरियल ऑफेंडर हूं मैं, सीरियल, जी तो बोलिए। मेरे ऊपर 10-15 FIR तो लग गए होंगे ना अभी तक। वो थी नहीं, एक FIR हुई, वही मैं जानना चाह रहा हूं कि क्यों FIR चाहता हूं। FIR यही, जब बल्दियाती इलेक्शन होने शुरू हो गए तब तक तो कश्मीर का पॉलिटिक्स ठंडे बस्ते में था। यहाँ कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी थी नहीं। ये भी चुपचाप थी, मैं भी चुपचाप था। अब जब बल्दियाती इलेक्शन आ गए, मैंने बल्दियाती इलेक्शन आने पर इसको कह दिया, देखो कैसा गंदा पॉलिटिक्स हो गया कश्मीर का, कि जो लोग 370 लाने की बात कर रहे थे, 35 से वापस लाने की बात कर रहे थे, अब वो पंचायती इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मतलब आपका ये कहना है कि आप नहीं चाहते थे कि आपकी बेटी पॉलिटिक्स में जाए? आप ये कह रहे हैं कि आप नहीं चाहते थे कि आपकी बेटी पॉलिटिक्स में जाए, आपने पॉलिटिक्स में जाने से रोका अपनी बेटी को, इसीलिए आपकी बेटी ने आपके अगेंस्ट जो है घरेलू हिंसा का केस दर्ज करा दिया? मैं मेरे ऊपर केस डाला। जी। और इन्होंने कुछ मोहल्ले वालों का भी सपोर्ट ले लिया है, तो उनके खिलाफ मैं केस डालने वाला हूं। उन्होंने मेरे घर की शांति को भंग किया है, जाते ही उनके खिलाफ केस डालूंगा। लेकिन शहला तो ये भी कहती हैं कि आपकी पत्नी भी आपके अगेंस्ट है, जो छोटी बेटी है वो भी आपके अगेंस्ट है, सब आपके अगेंस्ट है, ऐसा कैसे हुआ? देखिए, मैं एक ऐसा बंदा हूं जो इनकी एक्टिविटीज के खिलाफ हूं। ये मनी माइंडेड लोग हैं, इनको पैसे से गर्ज है, बाप से थोड़ी गर्ज है। नहीं, तो आपने ये भी एक आरोप लगाया है कि 3 करोड़ रुपया की फंडिंग हुई है शहला को। कहां से वो फंडिंग हुई है, वो पैसा कहां से आया है, क्या सोर्स है उसका? मैं दोबारा आपको कह रहा हूं कि इसके अकाउंट की एक बार जांच कीजिए ना, देख लीजिए बेकार अनएम्प्लॉयड होने के बावजूद ये कितना पैसा खर्च करती है। नहीं, देखिए जांच तो अब होगी, चूंकि आपने शिकायत की है, आपने अब्दुल साहब शिकायत की है, तो वो तो जांच होगी। लेकिन चूंकि आप आरोप लगा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आपके पास भी कुछ ना कुछ तो सोर्स रहा होगा ना, कि हाँ भाई 3 करोड़ इसके अकाउंट में है, आपने देखे हैं वो रकम या कोई इस तरह का एविडेंस? यही सबूत है। हाँ। कि ये मेरे पास ये सबूत है कि ये बहुत जबरदस्त लेविशली पैसा खर्च कर रही है और कुछ NGOs चला रही है, जिनको इन्होंने कुछ बच्चे अडॉप्ट किए हैं एजुकेशन के लिए, लिंचिंग इफेक्टेड लोगों को ये एड दे रही है लीगल कार्रवाई करने के लिए, रेप विक्टिम्स को ये पैसा देती है कोर्ट में केस चलाने के लिए। उसी पैसे की तो कम से कम जांच करो ना, कहां से आता है वो पैसा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि NGO को कहीं बाहर से मदद मिल रही है, क्योंकि आरोप आपका ये भी है कि अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए कश्मीर में वो युवाओं को बरगला रही हैं। क्या उस युवाओं को बरगलाने के लिए पैसा विदेशों से आ रहा है, आपका आरोप है? तो कहां से आएगा? नहीं, वो मुझे नहीं पता ना, वो तो आप बताएंगे। देश आप आरोप लगा रहे हैं, कौन देगा देश? नहीं, वो तो जांच का विषय है ना। आप एक बार जांच होने दो ना, आपको सब कुछ बताएगी। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वो सब कुछ बताएंगी ना आपको। अच्छा, आपने जो अपनी एप्लीकेशन दी है, अथॉरिटी थोड़ी हूँ इन्वेस्टिगेटिंग, आपने जो अपनी एप्लीकेशन दी है DGP साहब को, उस एप्लीकेशन के साथ उसके सपोर्ट में क्या कुछ एविडेंस आपने प्रोवाइड कराए हैं पुलिस को, DGP को?
जी मैंने सारे सबूत जो मेरे पास है वो आधे कोर्ट में रख दिए हैं, आधे इनको दे दिए। क्या क्या है बता पाएंगे यहाँ पर? ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, पहले इन्वेस्टिगेशन। नहीं मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है सर, आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मेरे साथ बाकी और लोग भी हैं और मैं बाकी लोगों को भी इस डिबेट में शामिल करना चाह रहा हूं। मेरे साथ इस वक्त सुदेश वर्मा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सुबूही खान हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वकार भट्टी साहब कश्मीरी एक्टिविस्ट भी इस वक्त साथ में हैं और सनी देवान नेता जेएनयू वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुदेश वर्मा जी के पास मैं चल रहा हूं। सुदेश जी, एक पिता का अपनी बेटी पर यह आरोप लगाना कि वो एंटी नेशनल है और बेटी कहती है कि ये घर का मामला है, आपको क्या लगता है कि ये घर का मामला है या देश का मामला है? देखिए, पहली बात तो कि जो केस फाइल किया है डोमेस्टिक वायलेंस का, तो ये घर का मामला रह नहीं जाता, ये क्रिमिनल मामला हो जाता है, स्टेट इन्वॉल्व हो जाती है। तो उनके हाथ से निकल चुका है, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, सत्यता क्या है होना चाहिए, जो नॉर्मल प्रोसेस है हमारे देश में। दूसरा जो इनके पिता ने बोला है वो एक रेवलेशन है और एक हो सकता है पिता बहुत दुखित हो या भयभीत हो, उनकी बेटी ने ऐसी संस्थाएं ऐसे लोगों के साथ अपने ताल्लुकात जोड़े हैं जिससे सबको खतरा हो सकता है। तो वो पिता जो बोल रहा है उसकी संगीन अपराध के रूप में लेते हुए उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि ये तो एंटी नेशनल अपराध है और एंटी नेशनल एक्टिविटीज के कारण इनको जाना जाता है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग को किसने फाइनेंस किया, क्या कनेक्शंस है, ये तो ऐसे भी होना चाहिए। और जब पिता ने जब कंप्लेन किया है तो अब वो पिता की दृष्टि से ही कंप्लेन नहीं है, वो एक नागरिक की दृष्टि से कंप्लेन है। तो पर्सनल रिलेशन से काफी ऊपर आके सारा मामला इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और तथ्य तक पहुंचना चाहिए। और कौन इनको फंड कर रहा है, कहां से इनके लिंक हैं, क्यों इनके शब्द इतने जहरीले होते हैं, क्यों देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग के साथ संबंध है, क्यों हर जगह जाके ये लोग अपने एजेंडा को पुश करते हैं, ये सब बातें इंक्वायरी का एक मसला बनता है, देश को जानना चाहिए। ये अब घर की बात नहीं रही, ये बाहर आ चुका है। बिल्कुल। वकार भट्टी साहब, अगर हम अब्दुल राशिद वोरा साहब के आरोपों की बात करें, मैं उनके आरोपों के बाद ये बात कर रहा हूं, तो ये बात अब साबित होती हुई दिख रही है कि कश्मीर में अभी भी युवाओं को बरगराने के लिए विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल हो रहा है और विदेशों से पैसा आ रहा है। ये आरोप भी है क्योंकि अब्दुल राशिद वोरा साहब का। सर जी, पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं आपको, जो मैडम शाइला रशीद है, मैं उनको तो पसंद ही नहीं करता, खासकर पॉलिटिकल लाइफ जो है उनकी, मैं हमेशा उसके विरोधी रहा हूं। जहां तक आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इस्तेमाल करेगी शाइला, तो ये आपकी गलत फहमी है। और जो इनके फादर साहब हैं शायद वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं, क्योंकि शाइला रशीद अगर श्रीनगर में 10 लोगों को बताएगी तो बुलाएगी अपने साथ पास किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो 2 लोग भी नहीं आएंगे, इतना मैं जानता हूं और पूरा जम्मू कश्मीर जानता है। तो मैं उनके फादर से भी ये कहूंगा कि आप अपनी लड़ाई में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बदनाम मत करें। ना पैसा शाइला रशीद की देने की हिम्मत है किसी नौजवान को, ना कोई कश्मीर का नौजवान बिकता है। ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं उनको अच्छी तरीके से, क्योंकि शाइला रशीद के साथ कश्मीर का कोई भी नहीं है। दूसरी बात, जो इनकी पर्सनल लड़ाई है बाप बेटी की, बाप बेटी की वजह से मेरे जम्मू कश्मीर को बदनाम किया जाता है, मेरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बदनाम किया जाता है, हमें बदनाम किया जाता है। मैं इनके फादर से कहना चाहता हूं कि आपकी नहीं, लेकिन भट्टी साहब ये बात तो छिपी नहीं है ना, ये बात तो छिपी नहीं है। टेरर फंडिंग भी होती है और अलगाववादी फंडिंग भी करते हैं, ये बात छिपी नहीं है। एनआईए अभी रशीद इंजीनियर और हाँ एनआईए ने रशीद इंजीनियर को क्यों गिरफ्तार किया था पिछले दिनों? एनआईए ने क्यों गिरफ्तार किया था? टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया था ना, तो फंडिंग होती है ना, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते। पहली बात के इनके शाइला के फादर ने एक झूठ बोला कि इंजीनियर रशीद की पार्टी से है शाइला रशीद, नहीं, वो शाह फैसल ने एक पार्टी लॉन्च की थी जिस पार्टी में उसका वो एक जनरल सेक्रेटरी थी। बाद में 370 के बाद शाइला रशीद ने उस पार्टी को रिजाइन दिया और पॉलिटिकल लाइफ से भी बाहर हो गई थी। पहली बात यहाँ इनको क्लियर कर देना चाहता हूँ, इंजीनियर रशीद की पार्टी से शाइला का कोई ताल्लुकात नहीं है, मेरा तो किसी से नहीं है, लेकिन मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। दूसरी बात, जो शाइला के पापा है, फादर है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपकी परवरिश ऐसी है कि आपको बेटी घर से बाहर निकाल देती है, आप बेटी को आके ये बता देते हैं कि इसको जेल में डाल दीजिए। तो आप बाप बेटी आपस में ही एक दूसरे को नहीं समझ सकते हैं, तो आप कश्मीर की बात बीच में मत रखिए, क्योंकि आप बेटी की लड़ाई में हमारे कश्मीर को बदनाम किया जा रहा है। पहले शाइला करती रही कश्मीर का इस्तेमाल नहीं, मतलब वकार भट्टी, अगर एक पिता को लग रहा है कि बेटी कुछ एंटी नेशनल कर रही है और अगर वो उसको पब्लिक डोमेन में लेकर आता है, और सिर्फ ऐसा नहीं कि वो मुंह जबानी कह रहे हैं, वो लिखित में शिकायत करके आए हैं, वो लिखित में शिकायत करके आए हैं, वो हवा में बातें नहीं कर रहे हैं।
मुझे इंटरेक्शन करने दीजिए। डीजीपी से डीजीपी मुझे एक इंटरेक्शन करने दीजिए। एक मिनट वकार भट्टी साहब, अब्दुल राशिद साहब कुछ कह रहे हैं। ठीक है, आप आपकी बात का जवाब दे रहे हैं अब्दुल राशिद साहब। एक मिनट वकार भट्टी सुन लीजिए आपने जो कहा है उस पर अब्दुल राशिद साहब कुछ कह रहे हैं। बोलिए अब्दुल साहब, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, ये भट्टी साहब को कह दीजिए, अगर शाह फैसल ने पार्टी लॉन्च की तो अमेलगमेट ये सिचुएशन से वाकिफ नहीं है ना, तो रशीद इंजीनियर की और शाह फैसल की पार्टी अमेलगमेट क्यों हो गई? अगर ये अमेलगमेट हो गई तो इसका मतलब जितने भी इनके पैटर्न्स है वो एक है, अलग अलग नहीं है। तो क्या मजबूरी थी रशीद इंजीनियर को इनके साथ अमेलगमेट करने के लिए? दूसरी बात है, मैंने सिटिंग की है, एक बात सुन लीजिए जी। मैंने सिटिंग की है ज़हूर वटाली के घर में, ज़हूर वटाली के साथ और रशीद इंजीनियर के साथ। अच्छा, तो भट्टी साहब को इस बात का भी इल्म नहीं है। मेरा सवाल है आपसे, मुझे ये बताइए कि जिस दिन इंजीनियर रशीद की पार्टी और शाह फैसल की पार्टी गठबंधन में आई थी तो उस दिन शाला रशीद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थी। शाला रशीद की एक स्टेटमेंट भी आई थी कि मैं नहीं चाहती थी कि हमारा इंजीनियर रशीद साहब के साथ गठबंधन हो, जहां तक मैंने स्टेटमेंट सुनी है। लेकिन मुझे लगता है कि या आपको पूरी जानकारी है या जानकारी के बगैर आप आए हैं। अगर आपकी बेटी के साथ अनबन नहीं है तो खुदा के राह कि आप कश्मीर की आवाम का उसमें बीच इन्वॉल्व मत कीजिए, कश्मीर की आवाम को साइड रखिए। आप अपनी बेटी के ऊपर जो एक्शन करवाना चाहते हैं, आप कश्मीर के आवाम की बात कर रहे हैं ना, हमें उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बोलिए अब्दुल साहब। अच्छा, आप कश्मीर की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं ना, तो 370 वापस लाने वाले पंचायती इलेक्शन लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? 35 एल लाने वाले पंचायती इलेक्शन लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट आपकी हो सकती है एज ए कश्मीरी। मैं भी कश्मीरी हूँ, मैं इलेक्शन में नहीं हूँ, हमने इलेक्शन से बाइकआउट किया मेरी सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट ने। जो चुनाव लड़ रहे हैं ठीक है, मैं मुझे बाकी लोगों को भी इन्वॉल्व करना है। सुबूही खान के पास में चल रहा हूँ। सुबूही खान, आपने आरोप सुने अब्दुल राशिद वोरा साहब के भी, आपने उस पर काउंटर सुना शैला रशीद का भी। इसको सुनकर क्या लगता है आपको कि ये घर का मामला है या देश का मामला है? इस पर एक्शन होना चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और होती है तो किसी को क्या आपत्ति है? मामला नहीं है क्योंकि क्रिमिनल चार्जेस लग चुके हैं, तो डेफिनेटली स्टेट का मामला है। और अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय सुरक्षा की, तो भी ये घर का मामला नहीं है। जब देश के ऊपर आती है और अगर किसी बाप को ये लगेगा कि उसकी बेटी कोई देश विरोधी काम कर रही है, तो उनका कर्तव्य एक बाप होने के नाते भी यही है कि वो अपनी बेटी के खिलाफ बोलें, उसको गलत करने से रोकें। और उनका कर्तव्य भारतवासी होने के नाते भी यही है कि वो देश के लिए बोलें और जो उनका कर्तव्य है उसका पालन करें। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोली। भट्टी साहब प्लीज डिबेट का डेकोरम मेंटेन करिए। देखिए, कोई आपके बीच में नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोली। मैं साहब आपको भरपूर मौका दिया है। पढ़ना ही नहीं चाहती आज, मैं तुच्छ राजनीति में नहीं पढ़ना चाहती, मैं बिल्कुल फैक्चुअल बात करूंगी। बीच में मत बोलिए भट्टी साहब। महिलाओं के साथ हो जाती हैं जो महिला आपके सपोर्ट की नहीं होती, मैडम जी आपका स्टैंड आपकी व्याकुलता और भाजपा की रैलियों में जाके लड्डू खाना और जय भारत बोलना, उससे पैसे मिलते हैं। आप जम्मू कश्मीर करके छोड़िए, ये मेरा जम्मू कश्मीर का मैटर है। देखिए, मैं चली जाती हूँ, प्लीज मैं चली जाती हूँ। मैं मसाला मत डालिए, एक फैमिली है, सीरियस सब्जेक्ट पे पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। उसको प्लीज इनकी या तो आवाज कम करवाइए और उसको के साथ इन्वॉल्व करना छोड़ दें। अगर आप प्लीज इनकी आवाज कम करवाइए, मैं ऐसे पार्टिसिपेट नहीं करती। ठीक है, मुझे प्लीज ठीक है। मैं सुनिए, एक मिनट। भट्टी साहब नहीं, देखिए आपके बीच में कोई नहीं बोला। मैंने आपको भरपूर मौका दिया। भट्टी साहब नहीं, ठीक है। तो शैला रशीद जो कि जेएनयू की पूर्व छात्र नेता हैं, उनके पिता ने बड़े सनसनीखेज आरोप लगाए हैं शैला रशीद पर और सीधे तौर पर कहा है कि शैला रशीद एंटी नेशनल गतिविधियों में शामिल है। मेरे साथ पूरा पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है। मैं सुबूही खान के पास चल रहा हूं। सुबूही खान, अब आपको पूरा टाइम है, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को देखकर? शिकायत हुई है, डीजीपी से बाकायदा शिकायत की है और बहुत संगीन आरोप, क्योंकि देशद्रोह का, एंटी नेशनल होने का वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं। कश्मीर में अलगाववादियों को सपोर्ट करने का वो आरोप लगा रहे हैं अपनी बेटी पर।
जी जी, देखिए सबसे पहले तो एक महिला होने के नाते मैं डोमेस्टिक वायलेंस के चार्जेस पे जरूर बोलना चाहती हूँ कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस के चार्जेस इनके शैला राशिद के फादर के खिलाफ प्रूव होंगे तो डेफिनेटली मैं उनकी मदर के साथ हूँ। किसी भी इंसान को अधिकार नहीं है किसी के साथ वायलेंस करने का। लेकिन हमने एक कहानी सुनी है ना बचपन में, भेड़िया आया। अगर कोई इंसान 10 बार कुछ गलत चीज करता है तो अगर वो कभी एक बार कुछ सच भी कर रहा है तो सच को भी इंसान शक की नजर से देखने लगता है। हो सकता है कि इस बार शैला राशिद के जो पिताजी हैं वो वाकई देश के सामने सच बोल रहे हैं और शैला राशिद उसको मैनिपुलेट करके डोमेस्टिक वायलेंस के केस को इस्तेमाल करके अपने फादर की सच की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। देखिए ये कोई हम लोगों से कोई छुपी हुई या ढकी छुपी बात नहीं है कि जो रेडिकल लेफ्टिस्ट और वामपंथी हैं ये स्टूडेंट्स को, कच्ची मानसिकता के बच्चों को और जरूरतमंद बेरोजगार बच्चों को या जिन लोगों की ख्वाहिशें होती हैं अच्छी जिंदगी जीने की, उनको इस्तेमाल करके देश के खिलाफ खड़ा करते हैं। चाहे वो आप नागरिकता कानून के विरोध में देख लीजिए, जामिया में 3000 सिर्फ स्टूडेंट्स थे, 30,000 प्रोटेस्टर्स थे, पैसा दे दे के ये लोग देश में आग लगवाते हैं। चाहे दिल्ली दंगों में आप देख लीजिए, पूरे बाकायदा एनजीओ बनते हैं, फंडिंग होती है, खूब पैसा इन्वॉल्व होता है। चाहे आप कश्मीर में देख लीजिए, बच्चों से पत्थर फिकवाने से लेके बम छुड़वाने तक, उनको सुसाइड बॉम्बर तक बनाने तक पैसा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसमें भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे संगठन है, इंटरनेशनल फंडिंग होती है। तो ये कोई नई बात नहीं बता रहे, कन्हैया कुमार हो या शैला राशिद हो, ये लोग बेरोजगार हैं और किस तरह का लैविश लाइफस्टाइल ये जीते हैं। दोनों हाथों से, 4 हाथों पैरों से ये लोग पैसा खर्च करते हैं। कहां से आता है ये पैसा इनके पास? ये डेफिनेटली पैसा इनको इंटरनेशनल फंडिंग और हमारे जो इंटरनल विधर्मी जो हमारे देश में आतंकवादी बैठे हैं उनके द्वारा ये पैसा उनको दिया जाता है। और बहुत सही बोल रहे हैं शैला राशिद जी के पिताजी कि उनकी जांच होनी चाहिए, उनके अकाउंट्स की जांच होनी चाहिए कि उनके पास इतना पैसा आखिरकार कहां से आ रहा है और हर वक्त वो भारत विरोधी बात क्यों करती हैं। मैं भी एक मुसलमान हूं, मुझे तो भारत में डर नहीं लगता, उनको भारत में डर भी लगता है, उनको पाकिस्तान के फेवर में नारे भी लगाने होते हैं। उमर खालिद भी उन्हीं लोगों में से एक है। तो ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं बता रहे हैं। मैं इनको सैल्यूट करती हूँ राशिद साहब को कि एटलीस्ट इन्होंने गट्स दिखाए, कितना सिक्योरिटी थ्रेट होने के बाद भी आगे आके इन्होंने सच्चाई देश के सामने लाई। जी ठीक है, सनी धीमान भी मेरे साथ मौजूद हैं, जेएनयू के छात्र नेता हैं। सनी, 2019 में भी सेना पर जब आरोप लगाए थे शैला रशीद ने, उसके बाद राजद्रोह का केस दर्ज हुआ था शैला रशीद पर, और अब तो उनके खुद के पिता कह रहे हैं कि एंटी नेशनल है, वो इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं और सस्पिशियस गतिविधियां घर से चलती हैं। इन तमाम एलिगेशंस के साथ बाकायदा डीजीपी के पास पहुंचे। तो भी यही कोई बेवफा नहीं होता। भी तो बहुत चाहता है कि सच बोले, पर क्या करूं, हौसला नहीं होता। इस तरीके से इस देश में एक माहौल बना दिया गया है कि अगर मैं आपसे सहमत ना हूं तो एक बनी बनाई डिक्शनरी पे वर्ड उठाकर डाल दिए जाएंगे एंटी नेशनल। पूरे देश में जेएनयू के छात्रों को, जेएनयू के जो स्टूडेंट लीडर्स हैं उन्हें बदनाम किया जाता है। सनी, यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स हो नहीं रही है, यहाँ कोई पॉलिटिक्स हो नहीं रही है। आरोप लगाने वाला कौन है? कोई किसी पार्टी ने तो आरोप लगाया नहीं है, जी जी सुनिए, है ना, किसी पार्टी ने तो आरोप लगाया नहीं है सनी। यहाँ पर आरोप लगाने वाले पिता हैं। आप अपना सवाल पूरा कर लीजिए, उसके बाद मुझे 30 सेकंड दीजिएगा तो मैं अनइंटरप्टेड बोल पाऊँ। बोलिए, आप बोलिए। क्योंकि जब सीता मैया को उठाकर ले गए थे तो सीता माता को ही आग में कूदना पड़ा था। ठीक है, पहले तो शैला की माता जी, शैला की बहन और शैला रशीद साहब पर केस करती हैं, जिसमें उन्हें घर से बेदखल कर दिया जाता है। क्योंकि मैं कोई जज नहीं हूं तो मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं। मैं शैला राशिद का इस कैंपस में मैं राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहा हूं, तो मैं उसके समर्थन में, उसके विरोध में नहीं हूं। लेकिन इसी भी बात है कि क्यों हमेशा औरत को साबित करना होगा इस मर्दों की दुनिया में कि वो सही है। क्योंकि जब पहले अक्टूबर के महीने में इनको सनी, आप कहां इस बात को ले जा रहे हैं? इसमें औरत मर्द की बात कहां से आ गई सनी, बताइए ना। इसमें अगर ये तो एलिगेशन है, इसमें एंटी नेशनल का एलिगेशन, आरोप, इसमें औरत मर्द की बात कहां से सामने आ गई सनी? इसमें कहां आप ये बात ला रहे हैं औरत मर्द की? इसमें कहां से कहां चीजों को आप ले जा रहे हैं? अक्टूबर के महीने में देश की एक नामी स्टूडेंट एक्टिविस्ट अपने पिता पर एक केस करती है, जिसकी वजह से वो बाहर हो जाते हैं घर से, कोई खबर नहीं छपती। लेकिन जब किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है पिछले 2 महीनों से, तब एक खबर जरूर चाहिए होती है। क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ, ये डिस्ट्रैक्शन करने का तरीका है। मैं नहीं जानता क्या सही है गलत है, वो जांच करे। अगर उससे पैसे लिए हैं, इलीगली पैसे लिए। अच्छा, आपका मतलब ये है, आपका कहने का मतलब ये है कि अब किसी पार्टी विशेष ने पकड़ा
अब्दुल रशीद साहब को कि भैया आप किसानों का आंदोलन चल रहा है, अब आप आरोप लगा दो ताकि सब कुछ घूम जाए। मतलब ये आप कह रहे हैं, मतलब किस तरह की पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं? सुदेश वर्मा जी मैं चाहूंगा कि आप शायद इस बीच में आए, इंटरवीन करें इसमें तो बेहतर रहेगा। अब किस तरह की बातें, मतलब कि किसान आंदोलन चल रहा है तो इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं, ये कहां से कहां कान उल्टा घुमा के पकड़ने की आदत पता नहीं क्यों है। थोड़ा सांस्कृतिक तरीके से समझें, भारतीय संस्कृति है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी अपनी बेटी के खिलाफ इस हद तक नहीं जाएगा जब तक पानी सर से न गुजर जाए। अपने परिवार को बचाने का प्रयास कर रहे होंगे, देख रहे होंगे बेटी जो है ऐसे लोगों के साथ उठती बैठती है, वो राजनीति कर रही है जो उन्हें पता है, क्योंकि वो बुजुर्ग है, उन्हें पता है इसका अंजाम क्या होना है, उन्होंने देखा है, तो इसलिए उसके खिलाफ वो स्टेटमेंट दिए। अब ये हम पर होता है कि हम इन्वेस्टिगेट करके सच तक पहुंचे, क्योंकि देखिए ऐसा है कि शैला रशीद कोई बहुत ऐसा तो है नहीं कि उनका कैरेक्टर पूरा नेशन नहीं जानता है। हर जगह जहां भारत के खिलाफ बोलना हो या सेना को बदनाम करना हो तो सबसे आगे ये लोग होते हैं। तो ये कौन सी साजिश है, कौन सी ताकत है जो इनको इस तरह से जहर भर दिया है? हो सकता है कि वो पैसा के लिए हो जो वही बोल रही थी, क्योंकि बहुत लोग हैं बहुत जल्दी तरक्की करने के चक्कर में उस जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिवेश में अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए कि इतने परिवार लोग हैं कैसे आएंगे, हो सकता है शॉर्टकट लिए हो, तो शॉर्टकट को लेने का प्रयास किया होगा, तो हो सकता है बहुत से टेरर फंडिंग का वो शिकार बनी हो। इस सब का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और देश को जानना चाहिए। एक फादर के व्यथा को भी समझने का प्रयास करें। कोई पिता अपनी पुत्री के खिलाफ नहीं आएगा जब तक कोई इतना संगीन मामला नहीं होगा। उसके भी सोचे, लड़की ने जो लगाया है चार्ज, कोई नहीं बोल रहा है वो चार्ज गलत हो सकता है, वो चार्ज सही हो, इसको इन्वेस्टिगेट करने दीजिए। हम लोग इस पर जजमेंट न ले, लेकिन जो एक इनका चला आ रहा है, प्रयास रहा है शैला रशीद का, उसमें ये फिट बैठता है नरेशन तो इनके पिताजी बोल रहे हैं। तो हम इंतजार करेंगे कि जो इन्वेस्टिगेशन हो वो सही नतीजे तक पहुंचे, सही बात को बताया देश के सामने। डिफेंड करती है। ये आर्गुमेंट आपसे आर्गुमेंट करके थोड़ी ना जीत सकते हैं। ये तो इन्वेस्टिगेट होगा तो पता लगेगा। पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। बलात्कारियों के भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने अपने सर पर बैठाया है, देश में लाया है कि गुड गवर्नेंस करिए। भारतीय जनता पार्टी के सामने आप नहीं टिकेंगे। हमें आप पर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए। अभी ये शैला रशीद की बात नहीं हो रही, ये एक देश की बात हो रही है। एक नागरिक जो है एंटी एक्टिविटी के खिलाफ कंप्लेन किया है, उसकी बात हो रही है। ये पारिवारिक मामला नहीं है सनीति मान, ये पारिवारिक मामला नहीं रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बीच में आ चुका है ये मामला और ये तल तक पहुंचेगा। खड़ी होती है, इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी तरह देश चलता है। सनी जी दिख रहा है, सुदेश जी साफ दिखाई दे रहा है कि आप उत्पीड़न करने वालों के साथ खड़े हैं। आप उत्पीड़न करने वालों के साथ खड़े हैं। नहीं पता कौन उत्पीड़न कर रहा है, करने वालों के साथ आप अपने पिता को बेदखल कर देते हैं, आप उत्पीड़न कर रहे हैं, ये वो पिता कर रहा है, ये तो बाद में पता लगेगा ना। लेकिन जो नेशन के खिलाफ, जो राष्ट्र के खिलाफ साजिश की बात आ रही है, वो तो अकाउंट इन्वेस्टिगेट करने से ही पता लग जाएगा। पैसा कहाँ से आया, एक्टिविटी आप कहाँ से कर रहे थे, राजनीति में गए, राजनीति संन्यास किया, फिर आ गए, कहीं आपके टेररिस्टों के साथ क्या नहीं है, कहीं आप उनके फ्रेंड तो नहीं बन गए हैं। ये सब कैसे पता लगेगा? मैं जानना चाहता हूँ ये एंटी नेशनल क्या होता है। आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? नथुराम गोडसे एंटी नेशनल है कि नहीं है? वो एक सिटीजन नथुराम गोडसे एंटी नेशनल है कि नहीं है? एंटी नेशनल क्या होता है? एक्शन होना चाहिए ना। देश का पहला आतंकवादी आज के संगठन से है। फोकस नहीं है। नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। अरे भैया कहा यार महात्मा गांधी की बात कर रहे हो, भटकाने का है, देश को बेच डाला, महात्मा गांधी की बात कर रहे हो। सनी देश का किसान दिल्ली को घेर कर बैठा हुआ है। लेकिन सनी मुझे लगता है कि हमको अपने टॉपिक पर स्टिक रहना चाहिए, हमको अपने टॉपिक पर स्टिक रहना चाहिए क्योंकि जो आरोप हैं वो बहुत गंभीर हैं, क्योंकि जो आरोप हैं वो बहुत गंभीर हैं। भट्टी साहब अगर आरोप लगाए हैं, अगर इसकी जांच होती है, जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें तो मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक पिता आरोप लगा रहा है। सर
जी जी जी, मैं बिल्कुल आपकी बात के साथ एग्री हूं, लेकिन मैं ये भी साथ में कहता हूं कि जांच मुझे लगता है यहाँ फादर की भी होनी चाहिए, एक पिता की भी होनी चाहिए, और जांच शाइला की भी होनी चाहिए, उनकी माँ की भी होनी चाहिए। सर फादर के अगेंस्ट तो केस चल ही रहा है, सर फादर के अगेंस्ट तो केस चल ही रहा है, वो मैटर तो सब जुडिस है, वो तो ऑलरेडी कोर्ट में मैटर है। सुनिए मेरी सर सुनिए मेरी बात। जहां तक मैं इस परिवार को बारे में सुना हूं, इसके परिवार के पहले के क्या हालात थे, उसके बाद के क्या हालात हुए, जब से पॉलिटिकल लाइन में आए, वो भी सब जानते हैं, दुनिया के सामने है, कश्मीर के सामने है। मैं कहता हूं इनके पूरे परिवार की जांच करनी चाहिए। अगर किसी ने जम्मू कश्मीर का सौदा किया या जम्मू कश्मीर के नौजवानों का कहीं ना कहीं सौदा किया हो, चाहे वो शाला हो, चाहे इनके फादर हो, चाहे इनकी मदर हो, चाहे वो कोई पड़ोसी हो, उन सब की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक बात है, अब देखिए 370 के बाद जब शाला के ऊपर सडिशन चार्ज बुक होता है, वो थाने तक भी नहीं जाती और उसका केस वापस ले लिया जाता है दिल्ली में ही। दिल्ली की पुलिस किसके अंडर में है? भाजपा के अंडर में। भाजपा वो केस वापस ले लेती है। उन्हीं दौरान मेरे ऊपर भी सडिशन बुक होता है, लेकिन मैं 6.5 महीने जेल में रहता हूं। तो आप डबल स्टैंडर्ड देखिए कि शाला रशीद के ऊपर भी सडिशन होता है, लेकिन उसका केस वापस ले लेती है दिल्ली पुलिस, लेकिन मेरे पिटीशन होता है, मैं जेल में चला जाता हूं, क्योंकि मेरे ऊपर बीजेपी का हाथ नहीं है, मेरे ऊपर बीजेपी के किसी बड़े नेता का हाथ नहीं है। तो शाला के ऊपर किसी न किसी पावरफुल का हाथ है, इसलिए उसका केस वापस ले लिया जाता है। तो यहाँ समझने वाली बात है सर। ठीक है, सुबुही आपको क्या लगता है, अगर जांच हो जाए तो दिक्कत क्या है आपको लगता है? कौन बोल रहे थे मुझसे पहले? कौन भाई साहब बोल रहे थे? भट्टी साहब, वकार भट्टी साहब। जी जी, देखिए सबसे पहले तो भट्टी साहब की असलियत पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गई। कह रहे हैं जम्मू कश्मीर का सौदा, इनकी औकात क्या है जो ये बोले कि मेरे देश के किसी हिस्से का सौदा हो सकता है? क्या इनके लिए मेरे देश की जमीन? हमारे लिए भारत कोई नॉर्मल कंट्री नहीं है, हमारे लिए भारत माता है, हमारी भारत माता की सुनील जी थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा रखें, हम तो ठीक है। मर्यादा जब मेरे देश के लिए ये इस्तेमाल करेंगे, जम्मू कश्मीर का सौदा, ये होते कौन है कहने वाले? हम अपनी कंट्री को नॉर्मल एक टुकड़ा नहीं मानते हैं जमीन का, हम भारत माता बोलते हैं तो अपनी भारत माता के अंग मानते हैं। क्या मेरी भारत माता के किसी अंग का सौदा हो सकता है? क्या होता है जम्मू कश्मीर का सौदा? इस्लाम का पता नहीं है, एबीसी का। अपनी पहले बात करने की तमीज सीखे, टीवी पे डिबेट करें। जांच बिल्कुल होनी चाहिए, जैसा मैंने पहले भी इस्लाम को बोला टारगेट था करके कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है शैला रशीद की मदर के साथ, तो उसमें बिल्कुल जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। अगर शैला रशीद के पिता ने उनकी माता के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करी है तो डालिए उनको जेल के पीछे, मैं सबसे आगे होंगी उनको जेल के पीछे डलवाने के लिए। लेकिन अगर वो ये बात बोल रहे हैं कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए शैला रशीद को पैसा दिया जा रहा है, तो क्यों ना हो शैला रशीद के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा, क्यों ना हो उनकी जांच, क्यों ना ऐसा देश के खिलाफ, देश के सामने। ये लोग देश को इन्होंने मजाक समझ रखा है। जम्मू कश्मीर का सौदा होते कौन है ये करने वाले? जम्मू कश्मीर का सौदा बकवास करते हैं, बात करते हैं यहाँ पे आके नेशनल टीवी पर। ठीक है, ठीक है, मैं सुदेश जी, क्योंकि ये जो आरोप लगाए हैं अब्दुल रशीद शोरा साहब ने, ये बड़ा गंभीर आरोप है कि कश्मीर के युवाओं को बरगलाने के लिए, उनको अलगाववाद के रास्ते पर धकेलने के लिए विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल हो रहा है। अगर ये आरोप हैं तो बड़े गंभीर हैं, इन आरोपों की जांच होनी चाहिए, इस पर तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए, इस पर तो जांच करनी चाहिए। बहुत गंभीर आरोप हैं, अगर ये सही है तो। कि हुर्रियत के खिलाफ जब एक्शन हुआ, उनके सारे एसेट्स जब इन्वेस्टिगेट किए गए तो पाया गया कि पाकिस्तान से उनकी फंडिंग होती थी। आपने देखा रोशनी एक्ट में कैसे जम्मू कश्मीर में कुछ परिवार लोग अपना जमीन कब्जे, आप देख रहे हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कोर्ट मॉनिटर्ड में। तो निश्चित ही जो पिता ने चार्ज लगाया है वो संगीन मामला है, देशद्रोह का मामला है, और इस एक्टिविटी में अगर शैला रशीद पाई जाती है तो बहुत सख्त कार्रवाई होगी। डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो सकता है कि उन्होंने रिवेंज करके लगाया हो, क्योंकि पिता की बात नहीं मान रहे थे वो। जब पिता की बात नहीं माने होंगे तभी पिता गए होंगे ना, पब्लिक ऐसे तो नहीं गए होंगे। तो ये मामला जो है बहुत संगीन है और उसी संगीनता से हम लोगों को लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए भाजपा क्या बोल रही है, कांग्रेस क्या बोल रही है, सब मतलब नहीं रखता। देश के खिलाफ जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे सख्त इतराज है भट्टी साहब से, क्योंकि एक महिला की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। सुबह बोल रही थी, आपने किस किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया? ये आपका फ्यूडल फैमिली सेटअप बताता है कि आप किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, सुन नहीं पा रहे हैं। अब बात कर रहे हैं मुसलमान और हिंदू की,
आपको सुनना चाहिए। जो महिला ने बताया सही बात बताया, उन्होंने किसी का साइड नहीं लिया। उन्होंने कहा कि संगीन मामला है, अगर ये देशद्रोह का मामला है तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। ठीक है, अब चूंकि मेरे पास वक्त की भी कमी है तो मैं लास्ट कमेंट, हाँ सनी आप हाथ उठा रहे हैं, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। जांच से कोई आपत्ति होनी चाहिए इस पॉइंट पर, जबकि मामला देश की सिक्योरिटी का हो, नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो, इस पर किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, जांच होने में कोई दिक्कत। देखिए, देश का कोई भी समझदार नागरिक इस डिमांड को बिल्कुल भी डिक्लाइन नहीं करेगा, बिल्कुल मना नहीं करेगा कि जांच होनी चाहिए, पहली बात। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अक्टूबर के महीने में अगर कोर्ट ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया और उसके बाद में वो एंटी नेशनल वाली स्क्रिप्ट लेकर आ रहे हैं, तो शक की सुई कि आपके ऊपर नहीं, मतलब पूरा परिवार, मां और दोनों बेटियां अगर ये कह रही है, आपको लगता है पूरा परिवार एंटी नेशनल, पूरा परिवार एंटी नेशनल है। मतलब अच्छा सनी मुझे ऐसे मामले गिना दीजिए, सनी शायद हो सकता है मेरी जानकारी कम हो, मुझे ऐसे मामले गिना दीजिए जहां पर देखिए घर परिवार में ये सब होते हैं और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन ऐसा कोई एक मामला मुझे बता दीजिए जिसमें घर परिवार की लड़ाई में बाप ने अपनी बेटी को एंटी नेशनल कह दिया हो, बाप ने अपनी बेटी को एंटी नेशनल कह दिया हो। देखिए ये उनका पारिवारिक मामला है, किसने क्या शुरू किया, मैं जज नहीं बनना चाहता, नहीं आप जज बनिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं सुदेश जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिला उत्पीड़न के साथ खड़ी है। उन्होंने सीधा, मैं नहीं बोल रहा हूं कि रशीद जी गलत है, मैं नहीं इसमें महिला उत्पीड़न की बात कहां से आई, सनी इसमें महिला उत्पीड़न की बात कहां से आ रही है? सनी आप डिबेट को बहुत अलग ले जा रहे हैं। सनी इसमें महिला उत्पीड़न की बात कहीं से कहीं तक नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है। हमारे साथ इस पैनल में महिला सुबूही खान भी हैं। सुबूही खान, क्या आपको लगता है इसमें महिला उत्पीड़न की कहां से बात है भाई? सनी आप कुछ भी बोलेंगे और हम सुनेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि शैला गलत है या उसके पिता, सर ये हमने भी नहीं कहा कि कौन गलत कौन सही, हम होते कौन है किसी को सही गलत का टैग देने वाले। बीजेपी ने कहा है, लेकिन जांच हो जाए, इसमें आप कह रहे हैं महिला उत्पीड़न और ये उत्पीड़न, ये क्या मतलब है भाई? महिला उत्पीड़न वाली बात इसमें कहां से आ गई, कहां से कहीं तक नहीं है? अगर कोई व्यक्ति अपनी बीवी को पीटता है, नहीं, अगर मैं कल को अपनी बीवी को पीटूं और बाद में कहूं कि नहीं ये तो एंटी नेशनल है, ये नहीं, ऐसा मुझे केस बताइए, ऐसा मुझे केस बताइए आप सनी, ऐसा मुझे एग्जांपल दीजिए। पुरुषों का बराबर का मुल्क है, आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक लगाया, मैं आपको एग्जांपल दे तो रहा हूं। सनी मुझे एग्जांपल दीजिए ना। इस मुल्क में घर में हिंसा होती है, इस मुल्क में। ठीक है सर, कुल मिलाकर सनी इसका एग्जांपल देना चाहिए था आपको, खाली ऐसा कह देने से नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बाप अपनी बेटी को ऐसे ही एंटी नेशनल कह देगा। बहरहाल ये बहुत संगीन आरोप हैं, ये बहुत संगीन आरोप हैं। इसकी शिकायत दी गई है जम्मू कश्मीर के डीजीपी को, इसकी जांच होगी और फिर जो भी सच है, कौन एंटी नेशनल है, कौन नहीं है, कौन देश विरोधी काम कर रहा है, ये सब जो हकीकत है ये खुलकर सामने आनी चाहिए और आएगी भी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे